नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल पार्ट 2। पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 में हमने डॉबेराइनर्स के अतिरिक्त न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत, मेंडेलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया था। इस वाली पार्ट 2 में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 0 तथा 8वें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को किसमें विभाजित किया गया है? उपवर्ग ए एवं बी, वर्ग ए आवर्त बी में, वर्ग ए व बी में, आवर्त ए एवं बी में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है उसका जो आवर्त नियम था उसके अनुसार परमाणु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो मेंडेलीव ने जो हर एक ग्रुप को है वो सब ग्रुप ए एवं बी में डिवाइड किया गया था। सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया था। बाद में जब हेनरी मोजले ने 1913 में एक नया आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार परमाणु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तब हमें ये मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी या बाद में इसी को प्रवर्धित या दीर्घाकार आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी को कहते हैं। तो इसके अनुसार भी हर एक समूह को पार्ट ए और बी में तोड़ा गया था। तो यहाँ मैं बता दूँ, इसमें से जो पहला जो ये आपको ग्रुप दिखता है, ग्रुप नंबर 1, ये फर्स्ट ए है। जो ग्रुप नंबर 2 है ये सेकंड ए है। उसके बाद ये थर्ड बी है, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और ये 8, 9, 10 इन तीनों को मिला के ग्रुप 8 कहते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, और ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, और ये आपका शून्य ग्रुप। तो आपको सही आंसर मिल चुका होगा कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 0 एवं 8वें वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को उपवर्ग ए एवं बी में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार मैंने बता दिया, हेनरी मोजले के आवर्त नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार जो परमाणु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है वे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्षारीय धातु कौन सी है? सोडियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम और जिंक में से। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो जो धात्विक गुणधर्म है या इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति है वो घटती है। इसीलिए आवर्त सारणी में जो आपको धातु मिलेंगे वो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में मिलेंगे। जो अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन सहित, वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? दाईं ओर मिलेंगे, राइट साइड में। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी ग्रीन डब्बे में बने हुए हैं। ये धातुएं हैं, ये यहाँ पे नीचे को है। धातु और अधातु को एक दूसरे से जो अलग करती है वो ये ब्लैक लाइन है, और ब्लैक लाइन के आसपास वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब मेटल्स या फिर उपधातु कहलाते हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं, जो पहले समूह वाली जो धातुएं हैं ये इन वाली धातुओं को कहते हैं क्षार धातुएं या फिर एल्केलाइन मेटल्स, और जो दूसरे समूह की जो ये धातुएं हैं इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं या एल्केलाइन सॉइल मेटल्स। जो ये बीच वाली जो ये धातु है इनको हम कहते हैं संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व। जो नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज वाले हैं इनको हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण धातु या आंतरिक संक्रमण तत्व। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँ कि संक्रमण धातुओं में से Zn, Cd और Hg इस वर्ग 12 के जो तत्व हैं वो संक्रमण धातु नहीं कहलाते। और हमारे से पूछा था क्षार धातु के बारे में, तो यहाँ पे आपको मैं पहले कह चुका हूँ कि पहले समूह के जितने भी जो तत्व हैं ये सारे के सारे क्षार धातुएं हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सही आंसर हो जाएगा आपके पास सोडियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्षार धातुएं हैं, क्वेश्चन वही है, जो समूह 1 है उसके जितने भी तत्व हैं वो सारे सारी क्षार धातु कहलाएंगे। लिथियम से शुरू है, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको ऐसे याद करते हैं, हेली ना की रब से फरियाद, हेली ना की रब से फरियाद, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम याद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्षारीय मृदा तत्वों का समूह कौन सा है? तो दोस्तों आवर्त सारणी का जो दूसरा समूह है वो एल्केलाइन सॉइल मेटल्स या फिर क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। उनको जो शॉर्ट में याद करते हैं वो हम याद करते हैं बैम्ज कासर 12 के रूप में, इस तरीके से। और इनके मैं सबके नाम बता दूं आपको, ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है,
और ये बेरियम है और ये आपके पास रेडियम है। तो ये बेंज-कासर-12 शॉर्ट फॉर्म है इसका याद करने का। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तृतीय आवर्त का तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे पास सबके साथ परमाणु क्रमांक भी दे रखा है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, स्ट्रोंशियम का 38 है, बोरॉन का 5 है और पोटेशियम का 19 है। तो आवर्त का पता चलता है उसमें उस तत्व का जब हम शेल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जितने शेल्स होंगे वो तत्व उसी आवर्त में शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम को लेते हैं। सोडियम में जब हम शेल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले शेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद तीसरा शेल आपका ओपन होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम के पूरे 11 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो 2 8 1 ये हो गया आपके पास 2 + 8 10 + 1 = 11। तो इसमें कितने आवर्त हुए? तो वो हुए आपके पास 3 आवर्त। इसी प्रकार से हम बोरॉन का देख सकते हैं। तो पहले वाले जो शेल है कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में आ जाएंगे। तो बोरॉन में कितने आवर्त होते हैं? 3। तीसरा हम देख सकते हैं पोटेशियम के लिए भी। पोटेशियम में पहले वाले आवर्त में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, या पहले वाले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, दूसरे वाले शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8, तीसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो चौथे शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10 और 8 18 + 1 = हो गया 19। तो पोटेशियम में कितने कौन से पीरियड में होगा पोटेशियम? वो होगा आपके पास 4th पीरियड में। इसी प्रकार से हम स्ट्रोंशियम का भी बना सकते हैं SR 38 का। तो दोस्तों स्ट्रोंशियम में 38 इसका परमाणु क्रमांक है। तो पहले वाले शेल में आएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में आएंगे मैक्सिमम 8, तीसरे में आएंगे 8, चौथे में आते हैं 18 और उसके बाद पांचवें में मैक्सिमम आ सकते हैं 18, लेकिन हमारे को टोटल चाहिए 36। तो 8 + 8 हो गया 16 + 2 हो गया आपके पास 18, 18 + 18 36। तो जो 5th वाला पीरियड है उसमें 5th वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो ये इसका हो गया शेल स्ट्रक्चर 2 8 8 18 एंड 2। ये हो गया स्ट्रोंशियम का सेल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम, लिथियम, आयरन और सोडियम में से। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो समूह 18 है या ग्रुप 18 जिसको कहते हैं, इसी को शून्य समूह में कहते हैं। यहाँ पे जो गैसें हैं ये सारी की सारी अक्रिय गैस है या फिर नोबल गैस या फिर इनको इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो तत्व है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन तक ये सारे के सारे अक्रिय तत्व है, क्योंकि इनके अंतिम कोश पूर्णतः भरे होते हैं, इसीलिए ये किसी से ज़्यादातर क्रिया नहीं करते, ये अक्रिय रहते हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास हीलियम। हीलियम इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो देखिए जो संयोजकता होती है यानी वैलेंसी, वो किसी तत्व की संयोजन क्षमता को दर्शाता है और किसी तत्व की संयोजन क्षमता अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है कि उस तत्व के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जानने के लिए, वैलेंसी जानने के लिए हम इसका शेल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल या ऑक्सीजन के लास्ट शेल में आएंगे। तो इसकी संयोजकता इन 6 इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करेगी। तो ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए बजाय इसके कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागे 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ज़्यादा आसान है, इसीलिए ऑक्सीजन की संयोजकता क्या कहलाती है? 2 कहलाती है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे दूँ कि जिन तत्वों के अंतिम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा होती है उनकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से अंतिम कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा दिया जाता है और वही उनकी संयोजकता कहलाई जाती है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन की संयोजकता होगी वो होगी 2। इसी प्रकार से आप और तत्व जैसे फ्लोरीन की संयोजकता निकाल सकते हैं, उसकी होगी 1 क्योंकि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा 2 + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिक धन विद्युतीय है? यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन सा तत्व अधिक धन विद्युतीय है? एलिमेंट या जो तत्व जितने आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है वो वाला तत्व उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर धन विद्युतीय तत्व कहलाता है।
और मैं आपको पहले कह चुका हूं कि आवर्त सारणी में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति या फिर धात्विक गुण घटते हैं। इसीलिए आवर्त सारणी में बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, दाईं साइड यानी राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। तो यानी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो आपको फर्स्ट समूह में मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा। तो फर्स्ट ग्रुप में से जो ऑप्शंस थे आपके पास दिए हुए वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन थे दिए हुए। तो फ्लोरीन तो आपके पास नॉन मेटल है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप है और उसकी जगह सोडियम और पोटेशियम आपके पास फर्स्ट ग्रुप में है। तो मैग्नीशियम और फ्लोरीन ये दोनों के दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब हम देखते हैं सोडियम और पोटेशियम में से। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम आवर्त सारणी से में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसीलिए हम देखेंगे जो सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है सोडियम और पोटेशियम में से वो होगा आपके पास पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के बाद आ रहा है, सोडियम से नीचे आ रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्रमांक 21 वाला तत्व क्या होगा? द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 21 विल बी। संक्रमण तत्व होगा, हैलोजन होगा, क्षारीय होगा या फिर प्रतिनिधित्व तत्व होगा? तो मैं आपको बता दूं जो संक्रमण तत्व है वो ग्रुप डी यानी बीच वाले जो तत्व हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये जो ब्लॉक डी वाले तत्व है इनको हम संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यह लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये आंतरिक संक्रमण तत्व है। और यहाँ पे जो आपके पास ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है इनको हम कहते हैं निरूपक तत्व या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो हैलोजन तत्व है वो ये कहलाते हैं, वर्ग 17 के जितने भी तत्व है वो हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 21 वाले जो तत्व है वो किस कैटेगरी में आएगा? ब्लॉक डी या फिर संक्रमण तत्व में आएगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो पहले जो दो समूह है वो एस ब्लॉक वाला समूह है, लास्ट के 13 से लेकर 18 वाला जो समूह है ये पी ब्लॉक वाला समूह है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को मिला के हम जो तत्वों को नाम देते हैं उसको कहते हैं निरूपक तत्व या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो बीच वाला इनके बीच में ब्लॉक है इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, और जो अलग से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। जो परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व है वो आता है डी ब्लॉक में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धातु होती है वो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि समूह एक वाली जो धातु हैं वो क्षारीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कौन सा होगा? परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो, परमाणु क्रमांक जो Z होगा वो 4 से ज़्यादा होगा, इस तरीके से होगा। जो Z है वो 4 से ज़्यादा होगा, माफ़ कीजिएगा ऐसा होगा। जो Z है वो 4 से ज़्यादा है और 10 से कम है, तब हम उसका परमाणु क्रमांक निकालने के लिए 10 से कम या 10 के बराबर है, तब हम उस परमाणु क्रमांक का समूह निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें सिंपली 10 को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करते हैं? 10 को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसका समूह हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 8 को ऐड करते हैं, 8 को ऐड करते हैं तो उस तत्व का जो समूह हो जाएगा वो हो जाएगा 6 + 8 = 14। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है तो उसका जो ग्रुप नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 + 8 = 18। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है तो उसका ग्रुप हो जाएगा 5 + 8 = 13। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व है इनका आवर्त सारणी में जो ग्रुप होगा वो होगा ग्रुप नंबर 14, और ग्रुप नंबर 14 को ही मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 4th समूह कहते हैं। इसको मैं एक बार आपको वापस ले चलता हूँ आवर्त सारणी में। जैसा कि मैंने आपको कहा था ये वाले जो समूह है, पहला समूह, इसको फर्स्ट ए, इसको सेकंड ए, इसको थर्ड ए और इसको कहते हैं 4th ए। तो जो 14 ग्रुप नंबर 14 है उस वाले जो समूह को है उसको 4th ए भी कहते हैं। दोस्तों परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा? तो यहाँ पे सभी में आवर्त दे रखे हैं। आवर्त ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका शेल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो शेल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो लेकिन हमारे को चाहिए सिर्फ 17, तो 2 + 8 + 7 कितना हुआ, 17 हुआ। तो आवर्त कितने होंगे, जितने शेल हो गए, तो शेल है इसमें केवल 3, तो आवर्त भी कितना हो जाएगा, केवल 3। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है वो हो जाएगा आपके पास कैंसिल। अब बचेगा 5th और ए और 7th है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, जो परमाणु क्रमांक 12 के बाद वाले तत्व है, 12 के बाद और 18 से कम, यानी जब Z 12 से ज़्यादा हो और 18 के बराबर या उससे कम हो, तो उसका समूह निकालने के लिए जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसका समूह होगा। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, तो वो कौन से समूह में है, वो 13 समूह में है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो वो कौन से समूह में, वो 14 समूह में। इसी प्रकार से परमाणु क्रमांक 17 वाला जो तत्व है वो होता है क्लोरीन, वो कौन से समूह में होगा, वो होगा आपके पास 17 समूह, और 17 के समूह के बाद 18 समूह, 18वां समूह या शून्य समूह आता है। तो इस प्रकार से जो वर्ग परमाणु क्रमांक 17 वाला जो तत्व है वो कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, वो 7th ए ग्रुप में पाया जाएगा। और इसको मैं आपके पास पहले भी समझा चुका हूँ आवर्त सारणी में किस प्रकार से 1st ए, 2nd ए, 3rd ए से लेके 7th ए तक ग्रुप को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेंस होती है। तो गुणों की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, गुणों की पुनरावृत्ति को हम कहते हैं आवर्तिता या फिर पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल में परिवर्तन होता है, तो वो बढ़ता है या फिर कम होता है। देखिए दोस्तों, आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो सिंपल कनेक्शन है वो इस बात से है कि जो धातु या जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग ले उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दे उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे को उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसीलिए उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उतना ही कम होगा। और मैं आपको कह चुका हूं कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति आवर्त सारणी में से बाएं से दाएं जाने पर घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर घटती है, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर घटती है, इसीलिए उनका आयनाइजेशन विभव बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन विभव में क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो पहला और दूसरा समूह है वे दोनों ही समूह क्षार धातुएं हैं, एल्कलाइन मेटल से, और जितने भी धातुएं होते हैं वे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय या फिर बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। और जितने भी नॉन मेटल्स या अधातु है वो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एसिडिक। जो उपधातु होते हैं या ब्लैक लाइन के आसपास जो एलिमेंट्स होते हैं वे एलिमेंट्स या तत्व ही उभयधर्मी ऑक्साइड बना पाते हैं। तो इनमें से आपको कार्बन का पता है, कार्बन का एक ऑक्साइड CO2 बहुत प्रचलित है। कैसा ऑक्साइड है ये, अम्लीय ऑक्साइड है, और ये अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी है। मैग्नीशियम और सोडियम को आपका पता है कि ये दोनों के दोनों एल्कलाइन मेटल या क्षार धातुएं हैं। तो इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर। किस प्रकार के हो गए, बेसिक हो गए। तब हमारे पास बचा SN। तो SN का जो ऑक्साइड होगा वो होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आपको इसका स्थान एक बार आवर्त सारणी में दिखा देता हूँ। स्थान है वो ब्लैक लाइन के पास है, यहाँ पे है SN या फिर इसको टिन कहते हैं। तो इसका स्थान यहाँ पे ब्लैक लाइन के आसपास। ब्लैक लाइन के आसपास के जितने भी ये तत्व हैं, बोरॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम या आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलिनियम, ये सारे के सारे तत्व कैसे हैं, उपधातु की तरह व्यवहार करते हैं, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो एल्युमिनियम है वो धातु है और जो SN है वो भी धातु है, क्योंकि ये ब्लैक लाइन के पास है, इसीलिए इनके जो ऑक्साइड है वो कई बार उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो जैसे कि मैं आपको कह चुका हूं कि Na2O एक धातु है, तो इसका ऑक्साइड होगा क्षारीय। Al2O3 ये Al2O3 है। तो एल्युमिनियम जो है वो ब्लैक लाइन के आसपास है, इसका जो ऑक्साइड होगा वो होगा उभयधर्मी प्रवृत्ति का। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, Al2O3 कैसा है, बेसिक है, एसिडिक है या फिर उभयधर्मी है, एम्फियोटेरिक है। MgO मैग्नीशियम है, ये क्षार धातु है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो होगा बेसिक इन नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। P2O5 ये आपका फास्फोरस अधातु है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो होगा एसिडिक इन नेचर।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? अधातु बनाएगी, नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल है फास्फोरस, यानी P2O5, ये क्या है? अम्लीय ऑक्साइड होगा। पोटेशियम K2O, तो पोटेशियम क्षार धातु है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा नेचर में। मैग्नीशियम का भी बेसिक होगा। और Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आवर्त में तत्वों के ऑक्साइड के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध है? तत्वों के ऑक्साइडों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध है? तो इसमें आपको पता होगा जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक में बढ़ते हैं तो धात्विक गुणधर्म घटते हैं। तो यानी ये जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, एक क्वालिटेटिव आइडिया है, गुणात्मक जिसको हम कहते हैं, गुणात्मक ये संबंध है दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय कौन सा होगा? तो जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा नॉन मेटल नेचर का होगा उसका जो ऑक्साइड होगा वो सर्वाधिक अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में जब हम समूह से ऊपर की ओर, पहले मैं ये बता दूं ये सारे के सारे तत्व एक ही समूह के हैं। इस समूह का जो होगा ये समूह नंबर 15 है। इसके तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं। जब धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं यानी जो नॉन मेटल है अधात्विक गुणधर्म वो घटेंगे। यानी आवर्त सारणी में सबसे ऊपर पाए जाते हैं अधातुक प्रवृत्ति वाले तत्व, सबसे नीचे पाए जाते हैं धात्विक प्रवृत्ति वाले तत्व। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा धात्विक गुणधर्म वाला कैरेक्टरिस्टिक वो बढ़ेगा, धात्विक गुणधर्म वाला कैरेक्टरिस्टिक हमारा बढ़ेगा। तो मैंने आपको अभी बताए सारे के सारे, इनमें से जो सबसे ऊपर रह रहा है वो नाइट्रोजन यानी N2O5 रह रहा है। तो सर्वाधिक अम्ल प्रवृत्ति वाला कौन सा होगा? वो होगा N2O5। बाकी में से जिस प्रकार से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, बाकी में से जो Sb है, Sb वाला ये सबसे कम अम्ल प्रवृत्ति का होगा। और जो As है ये थोड़ा Sb की तुलना में ज़्यादा अम्ल प्रवृत्ति का होगा। जो बिस्मिथ है ये सबसे लास्ट में आता है, तो ये होगा सबसे कम प्रवृत्ति वाला, अम्ल प्रवृत्ति वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है? जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक इन नेचर होगा वो बनाएगा सबसे पावरफुल अम्लीय एसिडिक। और नॉन मेटल नेचर वाले जो तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में दाईं ओर होते हैं। वर्ग 18 अक्रिय गैस है, तो वर्ग 17 के तत्व जिनको हैलोजन कहते हैं, इनको हैलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धातु से क्रिया करके साल्ट या लवण बनाते हैं। तो वर्ग 17 के जो तत्व हैं वो आपको पता होगा, वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये कैसे बनाते हैं ऑक्साइड? ये बनाती है अम्लीय ऑक्साइड। तो सबसे पावरफुल अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? फ्लोरीन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में सबसे छोटे परमाणु के आकार वाले तत्व कौन से है? तो आपको पता होगा जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, क्योंकि नाभिक में आवेश की संख्या बढ़ जाती है यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए वो बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपनी ओर अंदर की ओर आकर्षित करते हैं। और उसका परिणाम ये निकलता है कि परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या घट जाती है। यानी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे, परमाणु का आकार या जो परमाणु साइज है वो आपको घटता हुआ दिखाई देगा। यानी पोटेशियम का आकार कैल्शियम की तुलना में बड़ा है और कैल्शियम का आकार स्कैंडियम की तुलना में बड़ा है। और ऐसा करते करते हम कहाँ पहुँच जाते हैं? वर्ग 17 या हैलोजन के तत्वों के पास। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ जो हैलोजन के जो तत्व होते हैं, हैलोजन तत्व वो अपने आवर्त में सबसे छोटे आकार के होते हैं, वे होते हैं सबसे छोटे आकार के। क्योंकि अंतिम जो ये वर्ग 18 वाले तत्व है इनका अंतिम कोश पूर्ण भृत होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए इसका साइज रिलेटिवली बढ़ जाता है। और ये बात मैं बता दूं, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्योंकि नया आवर्त जुड़ जाता है, हर एक आवर्त के साथ नया कोश जुड़ जाता है तत्वों में, इसीलिए उसका परमाणु आकार बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मैं आपको बता दूं जो क्षारीय धातु हैं वे वही है, पहले और दूसरे वाले समूह के तत्व वो क्षार धातुएं हैं। नोबल गैस वर्ग 18 है, हैलोजन वर्ग 17 है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस समूह में उपधातु पाए जाते हैं? तो उपधातु जो फर्स्ट ए है और सेकंड ए है, ये दोनों के दोनों एल्केलाइन मेटल्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। तो इसमें से जो 7th ए है वो क्या आपके पास हैलोजन वाला एलिमेंट है। तो उस वाले में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वहाँ हमारे पास उपधातु पाए जा सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 7th, माफ़ कीजिएगा 6th ए है, 6th है यानी ग्रुप नंबर 16 है।
जो ऑक्सीजन से शुरू होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम और ये टेल्यूरियम और पोलोनियम। पोलोनियम धातु है और जो टेल्यूरियम है ये क्या है, उपधातु, नॉन मेटल से। तो कहाँ पाए जाते हैं, 6th में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सबसे बड़ा आयन। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ से आगे हम कल चलेंगे पीरियोडिक पार्ट टेबल 2 में, पहले ही काफ़ी समय हो चुका है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।